हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर से आप सबों के लिए 10वीं के ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं के दूसरे चैप्टर का ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है। दूसरे पार्ट में हम और ढेर सारे सवालों के विषय में जानेंगे जो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ना केवल मैं सब्जेक्टिव बल्कि आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो के पीडीएफ भी दे देता हूं। तो दोनों ही तरह के पीडीएफ्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाकर के पढ़ते हैं 10वीं के दूसरे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और चर्चा करते हैं 10वीं के ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। इससे पहले पहला पार्ट चर्चा कर चुके थे, तो दूसरा पार्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधनों का ह्रास हुआ है। यानी कि वन संसाधनों को हम लोग बेरहमी से लूटे हैं और बर्बाद किए हैं स्वतंत्रता के बाद। कोई 3 कारण आपको देना है। पहला कारण देखिए, वन संसाधनों के ह्रास का पहला कारण है कृषि का फैलाव। ओके, तो हम जब आजाद हुए तो हमने भी कृषि के क्षेत्र को फैलाया, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ और उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि कृषि का फैलाव करना। तो कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के चलने से वनों की कटाई हुई। और इस तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वनों की कटाई तेजी से हुई। तो ये सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण, बड़ी विकास परियोजनाओं में भी वनों का बहुत नुकसान हुआ। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं लाई गई, उन विकास परियोजनाओं के लिए हमारे पास जमीन नहीं था। उन जमीन को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को, बहुत बड़े बड़े भूभागों को हमने वन को हटा दिया गया। तो 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर केवल नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वनों को साफ किया गया। वनों की बर्बादी में खनन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जिन एरियाज में हम खनन करते हैं उन्हें जंगलों को साफ करना पड़ता है, क्योंकि हमें जंगलों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों को ले जाना पड़ता है, ताकि वहां पर मौजूद जो हमारे पास खनिज संसाधन है हम उसको निकाल सकें। एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जिनके प्राकृतिक आवास का नुकसान हो रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है वन संसाधनों का बहुत ही तेजी से ह्रास हुआ है। अगला सवाल है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या है और राष्ट्रीय उद्यान से किस प्रकार से भिन्न है, आपको ये बताना है। आइए इसको समझ लेते हैं। वन्य जीव अभयारण्य का अर्थ होता है कि एक वन्य जीव अभयारण्य एक राष्ट्रीय पार्क के समान है। यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्क है वैसे ही वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन कई दृष्टि से यह राष्ट्रीय पार्क से भिन्न है। पहला है कि एक वन्य जीव अभयारण्य में कुछ क्रियाएं करने की अनुमति दी गई है, जैसे जानवर चराना, वन उत्पाद एकत्रित करना, जबकि राष्ट्रीय पार्क में ऐसा कोई भी अनुमति नहीं है। अगला, राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में प्रजातियों का संरक्षण प्रकृति पर छोड़ दिया गया। यानी कि इसमें जो भी प्रजाति है उसका संरक्षण कौन करेगी, प्रकृति करेगी। प्रकृति खुद ब खुद उसका भरण पोषण करेगा। लेकिन अगर आप अभयारण्य की बात करें, वन्य जीव अभयारण्य, इसमें संरक्षण जो है मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, इनके प्रबंध किए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी की बिल्कुल भी कमी हो गई और वहां पर अगर मान लीजिए 3 शेर है, तो उन 3 शेर को बचाने के लिए उनको एक ऐसे एरिया में ले जाया जाएगा जहां पर पानी मौजूद है और वहां उनको ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। ऐसे बहुत बार आप कह सकते हैं डिस्कवरी चैनल में देखे होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में ये चीज नहीं होता, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में ऐसा होता है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य लक्ष्य ही है जानवरों को किसी भी प्रकार से बचाना। अगला इसमें ऑप्शन आप अंतर इस प्रकार से देख सकते हैं
कि वन्यजीव अभयारण्य में कम सुरक्षा होती है, जबकि राष्ट्रीय पार्क की सुरक्षा अवैध होती है। ओके, यहाँ पर सुरक्षा तो उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है। उदाहरण के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तो इस तरह से दो आपके सामने मौजूद है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यह था वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में डिफरेंसेस, और चिड़ियाघर वाली तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अगला सवाल है कि भारत में उष्णकटिबंधीय से आर्कटिक क्षेत्र तक की वनस्पति पाई जाती है, यह कैसे संभव हो पाया है? यानी कि भारत में अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाते हैं। कैसे? यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय यानी कि सबसे गर्म प्रदेश में पाए जाने वाला वन है वह भी पाया जाता है, वह भी पादप पौधे वनस्पति पाते हैं। और साथ ही साथ आर्कटिक क्षेत्र यानी कि जो सबसे शीत क्षेत्र में पाया जाता है वह भी वनस्पति पाया जाता है। तो क्या कारण है? इसका निम्नलिखित कारण है। देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार के उच्चवाच लक्षण मिलते हैं। भारत की भू आकृति अलग है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर बर्फ मिलता है। विभिन्न प्रकार की मृदा है, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। लगभग भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। इसका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का तापमान भी अलग अलग है। कच्छ, गुजरात के कच्छ में आपको 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान मिल जाएगा। वहीं अगर आप जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के आसपास की एरिया की बात करें तो वहां पर हमेशा टेम्परेचर जो है माइनस में रहता है, कभी -30 से भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तापमान देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होता है, जैसा कि चेरापूंजी मानसीराम दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के वर्षा क्षेत्र होने के कारण, विभिन्न प्रकार की मृदा, उच्चवाच और तापमान होने के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंध से लेकर के आर्कटिक क्षेत्र के वनस्पति पाई जाती है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क यह एक बड़ा सा क्षेत्र है जहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, पशु यानी कि जानवर को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि हम उसे उठा करके पिंजड़ा में नहीं डाल देते हैं, जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं, बल्कि हम उसे क्या घोषित कर देते हैं, हम उसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देते हैं और वहीं पर वहाँ सुरक्षित रहता है। और इसमें कोई मनुष्य शोषण इसका नहीं कर सकता है, यानी कि मनुष्य इसे बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय उद्यान सभी क्षेत्र की उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि बेहतर किस्म का इसमें सिक्योरिटी सिस्टम है। और राष्ट्रीय प्रकार में सभी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है, यानी कि मानव किसी भी प्रकार के जानवर का शिकार नहीं कर सकता है, ना ही उसे पकड़ सकता है, ना ही उनके साथ खेल कर सकता है। सीमित मात्रा में यहाँ पर पर्यटन की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि कम जो लोग हैं यहाँ पर जाकर के घूम सकते हैं, जानवर को देख सकते हैं और इन जानवरों को खेल कूद का आनंद ले सकते हैं। तो ये है राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कि भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी कि भारत में जंगलों और जंगल में रहने वाले जानवरों को क्यों बचाना जरूरी है। इसके लिए हमारे देश में कौन कौन से उपाय किए गए हैं ये भी आप बताइए। तो बहुत ही सामान्य सा जवाब है कि भारत में वन और वन्य जीव जो है खत्म हो रहे हैं, और अगर इसी तरह से खत्म होता चला गया तो हमारे सामने पर्यावरण के ढेर सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और इसके निम्नलिखित कारण यहाँ पर इस प्रकार से है। पहला, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है और पारिस्थितिकी में किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा नहीं होता है। संरक्षण से हमारे जीवन भी साध्य होते हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा, ये सारी चीजें भी सुरक्षित रहती है। विभिन्न प्रकार के जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स की विविधता को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। यानी कि हम किसी नए जातियों के जन्म के विषय में सोचते हैं तो इन वनस्पतियों और पशुओं के जो जीन्स है उसी से जन्म होगा, तो ये भी इनको सुरक्षित रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कृषि में हम अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता में मुख्य रूप से मछली पालन को बनाए रखने में निर्भर करता है। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के जो जीव है या वन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब भारत में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपाय किए गए हैं, जैसे कि बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना, जंगलों की सुरक्षा के लिए जंगल को अलग अलग भागों में बांटना, सुरक्षित, आरक्षित, अवर्गीकृत वनों में बांटना, ताकि इनकी रक्षा हो सके। ओके, तो इस तरह से भारत में बहुत सारे उपाय किए गए हैं इनके सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास होने के कारण, ह्रास का मतलब खत्म होने का, क्या कारण है।
तो इसके पहला कारण है बड़ी विकास परियोजनाएं, दूसरा कारण है खनन प्रक्रिया, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पशुचारण और ईंधन के लिए। तो बड़ी विकास परियोजना जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, 1922 से भारत में नदी घाटी परियोजना के चलते 50,000 वर्ग से अधिक क्षेत्र का वनों का साफ कर दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में ही 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन को नर्मदा सागर परियोजना में जलमग्न कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी विकास परियोजनाएं जब आती है तो वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों का ह्रास होता है। खनन प्रक्रिया में भी ये चीज होता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर खनन के चलते, जैसे कि पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, उन एरियाज में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र जो है वो प्रजातियां जो है वो खतरे में है। और पशुचारण और ईंधन, यानी कि पशु को चराने के लिए और ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर रहे हैं। तो ये है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण। भारत में भी यही इसका मुख्य कारण माना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में वनों का क्षेत्र बढ़ाना क्यों आवश्यक है? क्या कारण है कि भारत में वन का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है? तो देखिए, भारत में वन का क्षेत्र बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में वन का केवल 33% क्षेत्र से कम है, यानी कि भारत में 33% से भी कम एरिया जो है वन का है। वर्तमान में अगर देखें तो 22.47% ही वन में है। तो हमें इसे बढ़ाना होगा, नहीं बढ़ाएंगे तो हमें खुद ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आप इस तरह समझ सकते हैं। वैश्विक उष्णता, यानी कि पूरे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, और ग्रीन हाउस का प्रभाव के चलते पृथ्वी का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज को खत्म करने के लिए, जिसका हमें दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और साथ ही साथ पृथ्वी का दैनिक गति और वार्षिक गति भी प्रभावित होती है, और इसीलिए हमें वनों का क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। जानवर और पौधों की प्रजातियां की एक बहुत ही बड़ी संख्या जो है उसको संकट उत्पन्न हो गया है। उनके लुप्त होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए रहने का जगह नहीं है, और अगर वो लुप्त हो जाएंगे तो पारितंत्र जो है संतुलन नहीं बन पाएगा, और पारितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। ओके, अगला सवाल है कि वनों के कुछ प्रत्यक्ष लाभ लिखें। वन से हमें क्या लाभ है, वन से हमें क्या मिलता है, क्या जरूरी है हमें वन लगाना? तो वन के बहुत सारे लाभ है। तो वन के लाभ कुछ इस प्रकार से देखिए। तो वन ये वर्षा में सहायक होते हैं, यानी कि वन ही वो कारक है जो वर्षा को सहायक बनाते हैं। ये बाढ़ तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, बाढ़ को भी रोकते हैं और मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। ये पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाने में लाभदायक है। ये वायु को स्वच्छ करते हैं, यानी कि साफ करते हैं। ये ह्यूमस, यानी कि मृदा में जो उर्वरता है उसको बनाए रखता है, और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष लाभ है किसके? वनों के। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जैव संसाधनों का विनाश किस प्रकार सांस्कृतिक विविधता का विनाश करता है, उल्लेख कीजिए। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में जैव विविधता का ही अंत हो जाएगा, जैव संसाधनों का अंत हो जाएगा, तो वो कैसे हमारी सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। देखिए, भारत की अगर सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो भारत जो है बहुत ज्यादा विविधता पाया जाता है, और इसीलिए भारत को सांस्कृतिक विविधताओं का भी देश कहा जाता है। यहाँ पर जैव संसाधनों का विनाश अगर होगा तो सांस्कृतिक विविधता जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। भारत के अनेक मूल निवासी, मूल जाति, वनों पर आधारित समुदाय जो है निर्धन हो चुके हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यह समुदाय भोजन, औषधि, संस्कृति, अध्यात्मक आदि के लिए वनों पर ही निर्भर है, वन्य जीवों पर ही निर्भर है। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो इनका पूरा विनाश हो जाएगा, और हमारी सांस्कृतिक विविधता जो है वह खत्म हो जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वन और वन्य जीवों के विनाश से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पाती है, और वो गरीबी रेखा के बिल्कुल ही निकट पहुंच चुके हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं से वन्य जीवन जो है वह प्रभावित होता है, और वन्य जीवन के प्रभावित होने से विभिन्न समुदाय की संस्कृति को भी क्या होती है? हानि होती है, और वो अपनी संस्कृति को छोड़ करके औद्योगिकरण में जुड़ जाता है, या फिर वो अलग अलग कृषि कार्यों में जुट करके अपना भरण पोषण करने लगता है। तो इस प्रकार से अगर जैव संसाधन का विनाश होगा, जैव संसाधन खत्म होगा, तो भारत की संस्कृति और विविधता भी धीरे धीरे खत्म होगा। अगला है वन प्राणी संरक्षण के उपाय, यानी कि जंगलों में रहने वाले जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहला कि किसी को शिकार करने मत दो, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया दो। अगला, अवैध शिकारी जो है, यानी कि जो घुसपैठ करते हैं, यानी कि शिकार पर तो रोक लगा दिए गए हैं, लेकिन जो कह सकते हैं चोरी चुपके करते हैं, ये कह सकते हैं इन्हें प्रवेश करने से रोका जाए, और अगर ये पकड़ा जाता है तो उसे दंड दिया जाए।
राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभयारण्य की स्थापना करके, यानी कि अभी राष्ट्रीय जो उद्यान यानी कि नेशनल पार्क तो बना हुआ है, वन्य प्राणी अभयारण्य यानी कि वन्य जीव अभयारण्य भी बना हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। जहाँ पर भी जानवर है वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभयारण्य बना करके हम वन्य प्राणी संरक्षण कर सकते हैं। वन्य प्राणी प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि वन्य प्राणी के प्रजनन यानी कि उनके जन्म लेने को प्रोत्साहन दिया जाए, अगर सुविधाएं दी जाए, और साथ ही साथ उनको ऐसे तापमान नहीं कह सकते, ऐसे अनुकूल परिस्थिति में रखा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन करें, ताकि इनकी संख्या बढ़ती जाए। समय समय पर सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाए जानवरों के विषय में लोगों को शिक्षा देने के लिए, वनों के विषय में लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि लोग पौधों को कह सकते हैं लगाएं, जानवरों की रक्षा करें, और पेड़ पौधे रहेंगे, जानवर रहेंगे, उनके रहने प्रजनन के लिए उचित स्थिति जो है बनाई जाए। तो इस प्रकार से वन्य प्राणी और वनों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा उपाय हैं जिनको अपना करके हम उनको बचा सकते हैं और उन्हें लुप्त होने से भी रोका जा सकता है। अगला है कि वनों का ह्रास जो है वो कैसे हो रहा है, यानी कि दुनिया से वन कैसे खत्म हो रहे हैं। तो कृषि के लिए हमें वन काट रहे हैं, कृषि को विस्तृत करने के लिए वनों को काट रहे हैं। स्थानांतरित कृषि का चलन हो रहा है, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि, एक ही स्थान पर जो कृषि है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। भारी मात्रा में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मृदा का अपरदन हो रहा है, और चारागाह की अति चराई के कारण जो है वनों का ह्रास हो रहा है। ईंधन और फर्नीचर बनाने के लिए हमें वृक्षों को काटना पड़ रहा है। कारखानों तथा उद्योग को लगाने के लिए भी हमें वनों को साफ करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मानवीय क्रियाएं हैं जिनके चलते हमें वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और वनों को ह्रास होने से बचाने के लिए हम इसके कह सकते हैं अलग विकल्प को चुनना होगा। जैसे लकड़ी के फर्नीचर के जगह आजकल हमें एल्युमिनियम और लोहे की जो है हल्के वस्तु हैं उनका प्रयोग करके हम लोग चला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खुद अपने आप को सहलूती दे करके, अपने आप को संभाल करके हम वनों को बचा सकते हैं। अगला सवाल है कि वन संरक्षण के 3 उपाय लिखें और उन्हें समझाना भी है आपको। तो वन संरक्षण के 3 उपाय है। वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगा करके वन का संरक्षण दिया जा सकता है। वन रोपण यानी कि वनोन्रोपण द्वारा वृक्ष के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जंगलों को लगा करके। बंजर भूमि को उपयोगी वनों में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वन का संरक्षण कर सकते हैं। लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक और सस्ती धातुओं का प्रयोग करके हम वन का संरक्षण कर सकते हैं। तो वन के संरक्षण के बहुत सारे उपाय हैं, केवल हमें अपनाना होगा। वन्य जीव और संरक्षण क्यों अनिवार्य है, ये भी आपसे सवाल को पलटा गया है। तो इसके विषय में भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे वन्य जीव का संरक्षण अनिवार्य है और वर्तमान में कौन कौन से ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे जो है हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में वन जीव का संरक्षण है। आइए हम लोग इस पर सवाल करते हैं कि भारत में बाघों की संख्या के लिए प्रमुख खतरे क्या है, यानी कि बाघों की संख्या क्यों दिन पर दिन घटती जा रही है और इसके लिए क्या क्या प्रमुख खतरे हैं। सबसे पहले है कि बाघों की हड्डियां जो है वह दवाई में काम आती है, इनका व्यापार होता है, अवैध शिकार होता है, वनों की कटाई से इनके आवास जो है वह घट रहे हैं, और दीर्घजीवी प्रजातियों का ह्रास हो रहा है, यानी कि जिन पर यह निर्भर है वह खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे बाघों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अगला सवाल है कि संयुक्त वन प्रबंधन के क्या मुख्य उद्देश्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिल करके। तो कहता है संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय समुदाय क्षरित वनों को पुनः स्थापन और प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, उन्हें ही वन को रक्षा करने के लिए दे देते हैं। और संयुक्त वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है चराई, चोरी, आग और अनाधिकृत कब्जा से सुरक्षा देना, तथा संयुक्त वन प्रबंधन योजना के अनुसार यह सब कार्य करना आसान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप समुदाय के सदस्य जो है आंतरिक लाभ जैसे कि गैर टिम्बन तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अधिकार होते हैं। इस तरह से आप समझिए कि जहां पर जंगल मौजूद है उस जंगल को खत्म कौन करता है, उस जंगल को खत्म करता है वहां के आसपास के लोग। तो अगर वहां के आसपास के लोग को ही हम क्या करेंगे, इस जंगलों को सुरक्षा करने के लिए दे देंगे, और इनके बदले में हम बोलेंगे कि आप जंगलों से जो है सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हैं, जंगलों से जो है फल इकट्ठा कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये इसी जंगलों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और इससे ही अपना क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। और इसी चीज को हम बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। बहुत ही आसान चीज है और इसे भारत में बड़ी जोर शोर से अपनाया जा रहा है।
तो ये था संयुक्त वन प्रबंधन, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसे ये वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा पार्ट है ये खत्म होता है। आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड सवाल आप मुझे टेलीग्राम या इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, और ऐसे वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।